मैं हूं अदीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बेइंतहा सितारे नजर आते हैं। इंसान ने जब सितारों को और सैयारों को देखने के लिए टेलीस्कोप बनाई तो उसे सितारों के साथ दूसरी गैलेक्सीज भी नजर आनी शुरू हो गईं। जब इंसान ने दूसरी गैलेक्सीज पर गौर किया, उनके स्ट्रक्चर पर, उनकी साख्त पर, तो हमें यह पता चला कि दो किस्म की गैलेक्सीज हमारी कायनात में पाई जाती हैं। इनमें से पहली गैलेक्सी को हम एलिप्टिकल गैलेक्सी कहते हैं। यहां पर मैंने आपको एक एलिप्टिकल गैलेक्सी दिखाई है जो कि आपको रोशन नजर आ रही है। बीच में आपको एक बॉल टाइप गैलेक्सी नजर आती है जो कि हर तरफ से बराबर रोशन है। इसी तरीके से दूसरी गैलेक्सी को हम स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं जिसमें हमारे पास बीच में बहुत ज्यादा रोशन एरिया है और उसके साथ स्पाइरल आर्म्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहां पर मैंने आपको मुख्तलिफ स्पाइरल आर्म्स दिखाए हैं। इसी गैलेक्सी को आप एक और जाविये से भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रिस्बी की तरह है जो कि हवा में या स्पेस में तैरती हुई चली जा रही है। हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है और ये भी एक स्पाइरल गैलेक्सी की फॉर्म है। इसमें भी स्पाइरल्स हमें नजर आते हैं। आपका सवाल ये होगा कि हमें गैलेक्सी की शक्ल का, स्ट्रक्चर का कैसे मालूम है जबकि आज तक हम सूरज तक तो जा नहीं सके। तो हम गैलेक्सी के बारे में कैसे बता सकते हैं कि वो स्पाइरल है? जब भी हम गैलेक्सी की तरफ देखते हैं तो गैलेक्सी में हमें स्टार्स नजर आते हैं, डस्ट नजर आती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मैं इस पिज्जा को गैलेक्सी के तौर पर मॉडल करूं और यहां पर आप देखें जमीन है तो हम जमीन के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं। कभी हम पिज्जा के सेंटर की तरफ देखते हैं, कभी यहां पर देखते हैं, कभी यहां पर देखते हैं और उससे अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि जिस चीज पर हम मौजूद हैं वो किस शक्ल की है। इसलिए साइंसदानों को अमूमन तस्वीरों का, आर्टिस्ट की बनाई हुई तस्वीरों का सहारा लेना पड़ता है गैलेक्सीज को दिखाने के लिए, क्योंकि गैलेक्सी की रियल टाइम असली तस्वीर आज तक हम नहीं ले सके। अब अगर आप इस पिज्जा की शक्ल को देखना चाहते हैं तो आप दूर लगे और पिज्जा को भी देख सकते हैं। यहां पर आपको किसी भी स्टोर में बहुत ज्यादा पिज्जा नजर आते हैं तो आप देखेंगे कि मैं जिस पिज्जा के ऊपर खड़ा हूं उसकी ममासलत इससे है, वो इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है या इससे मिलता जुलता है। इसी तरीके से हम दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं। हम देखते हैं कि उनकी शक्ल कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उससे हमें अंदाजा होता है कि मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल गैलेक्सी के बीच में बहुत ज्यादा सितारे होते हैं, बहुत रोशन होती है और उसके साथ उसमें आर्म्स होते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में 5 आर्म्स हैं जिसमें बड़े बड़े आर्म्स मैं आपको बता देता हूं। इसमें परसेस है, इसमें स्कूटम क्रक्स है, इसमें नॉर्मा भी है, तो आपको सेजिटेरियस भी है। ये वो मुख्तलिफ आर्म्स है जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं और इनमें सितारे और सूरज बहुत ज्यादा होते हैं। हम अगर अपनी गैलेक्सी को क्रॉस करना चाहे तो हमें 100,000 ईयर्स चाहिए होंगे अपनी गैलेक्सी को क्रॉस करने के लिए। आपको मैंने गैलेक्सी में जमीन की जगह दिखाई है। देखें जमीन यहां पर है, हमारा सोलर सिस्टम यहां पर है। हमारी गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार्स हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा सूरज हैं हमारी गैलेक्सी में। और हमारी गैलेक्सी में सिर्फ स्टार ही नहीं है बल्कि आपको गैस एंड डस्ट के बहुत ज्यादा क्लाउड्स नजर आते हैं जिनको हम नेबुला कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत क्लाउड्स होते हैं, इनमें गैस भी होती है, इसमें डस्ट भी होती है और ये बहुत हाई टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा ग्लो करते हैं, हमें तरह तरह के रंग देते हैं। मसलन मैंने आपको यहां पर एक नेबुला दिखाया जिसे हम ईगल नेबुला कहते हैं और ये भी मिल्की वे गैलेक्सी में है। इसी तरीके से इन नेबुला को देखकर इनकी गैस के रंग देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि इनमें कौन सी गैस है। मसलन अगर ये ग्रीन कलर के हैं तो इसमें ऑक्सीजन गैस की भरमार होगी। इसी तरीके से अगर नेबुला रेड कलर का है तो उसमें ज्यादा हाइड्रोजन गैस के होने के चांसेस मौजूद हैं। तो हम इनके कलर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि इस डस्ट के बादल के पीछे क्या चीज है, उनको हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो हमारी नजरों पर एक बैरियर लगा दिया है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की टेक्निक। और इस टेक्निक में मैंने आपको दिखाया है कि जो चीजें हमें विजिबल लाइट में नजर नहीं आती, मसलन इस पेपर के पीछे मुझे हाथ नजर नहीं आ रहा, अगर मैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखूं तो वो हाथ की छवि मुझे नजर आना शुरू हो जाएगी, मुझे वो हाथ नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करेंगे तो हमें और इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जब मैंने ओरियन नेबुला की तरफ देखा तो वो मुझे ऐसे लगा और इन डस्ट के बादलों के पीछे मुझे नजर नहीं आ रहा कि वहां पर क्या चीजें मौजूद हैं। जब मैंने इसी चीज को
इंफ्रारेड लाइट के जरिए देखा, जो रोशनी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें इंफ्रारेड की शक्ल में मिल रही है, जब हमने उनसे देखा तो हमें सितारे नजर आने शुरू हो गए। हमें और ज्यादा डिटेल्स मिली इन बादलों, इन नेबुला के पीछे क्या चीज मौजूद है। हम अगर इससे भी बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो हमें एक्स रेज का सहारा लेना पड़ेगा। और जब हमने ओरियन नेबुला को एक्स रेज की मदद से देखा तो हमें वो बहुत ज्यादा क्लियर नजर आया और हर जगह पर हमें नजर आया कि मुख्तलिफ किस्म के स्टार्स हैं। स्पाइरल आर्म गैलेक्सीज में जो स्पाइरल्स होते हैं इनको इंडस्ट्रियल जोन कहा जाता है, या ऐसी जगह कहा जाता है जहां पर बहुत ज्यादा स्टार्स बन रहे होते हैं। इनको सनती जोन भी कहा जाता है। तो ये ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत ज्यादा स्टार्स बनते हैं। और वो बनते कैसे हैं, उसके लिए जरूरी है कि वहां पर आपके पास स्टार डस्ट पहले ही मौजूद हो, यानी आपके पास नेबुला हो जिसमें गैस भी हो और उसमें डस्ट भी मौजूद हो। जब बहुत ज्यादा प्रेशर होते हैं और हाई टेम्परेचर होते हैं तो ये नेबुला ये किसी हरिकेन की तरह मूव करना शुरू कर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से आपको एक सितारा, एक सूरज उभरता हुआ महसूस होता है। हमें यह भी पता है कि हाई टेम्परेचर पर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है जो कि हाइड्रोजन गैस को चेंज करना शुरू कर देता है हीलियम गैस में, और इसी तरीके से सन को अपना ईंधन, अपना फ्यूल मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सूरज और सितारे नेबुला के जरिए, डस्ट और गैस के बादलों के जरिए बनते हैं। जब एक स्टार बन जाता है तो वो काफी ज्यादा अरसा जिंदा रहने के बाद एक धमाके के साथ फटता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। ये धमाका बहुत ज्यादा शदीद होता है और ऐसा ही एक धमाका हमें नजर आता है हमें अपनी हिस्ट्री की किताबों में। जब 1054 एडी की बात है, चाइनीज अपनी किताबों में लिखते हैं कि उन्होंने एक सितारे को देखा जो कि दिन को भी नजर आता था और रात को भी नजर आता था। वो बहुत रोशन सितारा था और वो तकरीबन 10 दिनों के लिए नमूदार हुआ और गायब हुआ। आज हम ये जानते हैं कि वो सितारा असल में एक सुपरनोवा था। एक सितारा फटा और उसकी वजह से जो रोशनी पैदा हुई उससे हमने देखकर यह अंदाजा लगाया कि शायद ये सितारा है। हमारी गैलेक्सी में 70 सालों में एक सुपरनोवा होता है, एक सितारा फटता है। तो अगर हम 700 गैलेक्सीज को देखें तो ये तादाद 100 होगी एक साल में। इसलिए ज्यादा सुपरनोवास को देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा गैलेक्सीज की तरफ देखना पड़ेगा और उनमें जो बूढ़े सितारे हैं जो फटने के करीब हैं उनकी ऑब्जर्वेशन लेनी होगी। सुपरनोवा से जो लाइट जनरेट होती है उससे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। मसलन अगर वो लाल रंग की है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिलिकॉन है, फिर हमें सल्फर का पता चलता है, कैल्शियम का पता लगता है, ब्लास्ट वेव का पता चलता है और आयरन का पता चलता है। तो रोशनी हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है किसी भी इवेंट के बारे में। इसी तरीके से रोशनी से हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है और वहां का प्रेशर क्या है। तो रोशनी से हमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें यह भी पता चलता है कि सितारा कितना बूढ़ा हो चुका है, कितनी एज हो चुकी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सितारों में ज्यादातर हाइड्रोजन जल रही होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से और वो हीलियम बना रही होती है। फिर हीलियम का फ्यूजन भी हो रहा होता है, कार्बन का फ्यूजन भी होता है, ऑक्सीजन का, नियॉन का, मैग्नीशियम का, सिलिकॉन का। ये तमाम मेटल्स जिनको हम हैवी मेटल्स भी कह सकते हैं और गैसेस का फ्यूजन हो रहा होता है। एंड में बीच में हमारे पास आयरन कोर होती है। तो जब तमाम गैसेस जल जाती हैं, जब इनका फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है, जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो ग्रेविटी बहुत तेजी से हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और वो सारी चीजें आयरन कोर की तरफ चली जाती हैं और फिर एक धमाका होता है और बहुत ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो सितारा फटता है और उससे हमें डस्ट हासिल होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक सितारे की साइकिल दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास स्टार डस्ट थी जो एक नेबुला था और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़े तो उससे हमारे पास एक स्टार ने जन्म लिया। ये एक दरमियाने दर्जे का स्टार है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी उम्र गुजारता हुआ बड़ा होता गया। जैसे जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें बढ़ता गया, ज्यादा अरसे के लिए होता गया, ये बड़ा होता गया और एक वक्त ऐसा है जब ग्रेविटी ने इसको सिकुड़ने पर मजबूर किया और इसने एक सुपरनोवा का आगाज किया। सुपरनोवा के आगाज के बाद हमारे पास दोबारा बहुत ज्यादा गैसेस और डस्ट प्रोड्यूस हुई जो कि हमें पहली स्टेज की तरफ ले गई और उसके साथ हमारे पास एक ड्वार्फ स्टार भी बन गया। इसी तरीके से इसी डस्ट से हमें मैसिव स्टार्स में मिलते हैं और फिर इसी तरीके से उनके सुपरनोवा भी होते हैं और उनसे हमें न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स भी मिलते हैं और साथ साथ हमें डस्ट भी मिलती है। तो स्टार डस्ट जो है वो रिसाइकल होती रहती है, बनती रहती है। आज हम ये जानते हैं कि ये डस्ट नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, कार्बन
और बहुत सारी हैवी मेटल से मिलकर बनती है। और अगर आप इंसान की बॉडी का जायजा लें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वो तमाम चीजें हैं जो हमारी बॉडी में भी इस्तेमाल होती हैं। हमारी बॉडी का 80% से ज्यादा हिस्सा इन चीजों से मिलकर बनता है। तो क्या हम सितारों की स्टार डस्ट से बने हैं? इसके लिए आपको मेरी आने वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे दूसरों तक पहुंचाइए।